सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 14 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक में वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। 7 दिन बाद बेऊर जेल से निकले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, बोले कारोबारी खेमका हत्याकांड में गलत एनकाउंटर हुआ, नीट छात्रा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अररिया जिले के पलासी के एक स्कूल में मिड डे मील बनाते समय लगी आग, एक रसोईया आग से झुलसा, ग्रामीणों ने बुझाई आग। बिहार के पश्चिम चंपारण के 6 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। खबर कटिहार से है। इंस्टाग्राम पर लव स्टोरी, शादी के लिए बुलाकर मुकरी लड़की, बॉयफ्रेंड ने न्यूड वीडियो वायरल करने की दी धमकी, शेरवानी में लड़के को उठा ले गए पुलिस। किशनगंज में हिट एंड रन से सब्जी व्यापारी की गई जान, पवाखली में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान 2 दिन बाद दम तोड़ा। बीते दिनों 13 फरवरी को पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, कैंपस पुलिस छानबीन में तब्दील, चप्पे चप्पे की तलाशी। पूर्णिया के धमदाहा एसडीपीओ ने चखा मिड डे मील का खाना, वीडियो हुआ वायरल, बच्चों से पूछे सवाल, किचन पहुंचकर परखी खाने की गुणवत्ता, बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 70 लाख नहीं मिलने पर किडनैपिंग की सुपारी, पटना पुलिस ने 24 घंटे में किया क्रैक, लपेटे में एक डॉक्टर। कटिहार जिले में गोलीकांड का आरोपी छोटू मंडल गिरफ्तार, 24 जनवरी को दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। बिहार के सीवान में पत्रकार रमेश कुमार को बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के लिए पीएमसीएच किया रेफर। किशनगंज जिले में सुपर पेट्रोलिंग का गठन, 4 जोन में रहेंगे जिला, एसपी संतोष ने अपराध नियंत्रण के लिए की नई व्यवस्था, 2 बजे 30 मिनट से 4 बजे 30 मिनट तक रहेगा कड़ा पहरा। पटना के दानापुर स्थित गोला रोड पर महाशिवरात्रि, 500 साल पुराने शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा, दानापुर के झकड़ी महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, 351 महिलाओं ने सिर पर उठाया कलश। कटिहार जिले के बरौनी रेलखंड पर रात में बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिरकर लड़की की गई जान, बहन को पसराहा स्टेशन छोड़ने गई थी। पूर्णिया में पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर 70 घंटे तक आईटी की रेड, 1 करोड़ कैश, सोने का बेलन चकला जब्त, 400 दस्तावेज बरामद। पूर्णिया में पुलिस की कस्टडी से 2 चोर फरार, पुलिस की वैन गाड़ी से कूदकर भाग निकले शातिर, ग्रामीणों ने मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था। पूर्णिया जीएमसीएच में 24 घंटे में 3 बच्चे लापता, महिला चोरों ने लालच देकर उठाया, तीनों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। अररिया के एक कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में मीट फैक्ट्री पर उठाया सवाल, बोले 10 किलोमीटर रेंज में रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही है, बच्चे भी दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। कटिहार के सालमारी में 25 मवेशियों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार कोर्ट ने 3 मामलों में बेल दे दी है। शाम करीब 6 बजे वे बेऊर जेल से बाहर आ गए। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया है कि जब भी मामले की सुनवाई होगी तो उन्हें सशरीर उपस्थित होना होगा, यानी उसको खुद उपस्थित होना होगा। देर से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने कहा, सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा कि कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। सरकार में 1-2 लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है, एक दिल्ली के नेता है, एक बिहार के नेता और एक पूर्णिया के नेता की ये साजिश थी। खेमका हत्याकांड में जो एनकाउंटर हुआ वो गलत बच्चे का हुआ, हमें वो गवाही मिल गई है। बच्चों को 4 बजे निकालकर गोली मारी गई। मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और केस लड़ूंगा। नीट की बच्ची की लड़ाई में रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने भी हमारा समर्थन किया है उनका सदा आभारी रहूंगा। मुझे मरवाने की भी कोशिश हुई। पप्पू यादव को 6 फरवरी को पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट से उन्हें इस केस में जमानत
जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस ने 2 केस और जोड़ दिए। कोर्ट ने उन दोनों मामलों में पप्पू यादव को फिर जेल भेज दिया था। दोनों ही मामले कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़े थे, जिनमें एक 2017 और दूसरा 2019 में दर्ज किया गया था। 9 फरवरी को पटना सिविल कोर्ट में लगातार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही, लेकिन राहत नहीं मिली थी। लेकिन आज उन्हें बेल दे दी गई है और वो जेल से बाहर निकल गए हैं। दोस्तों, आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले यानी बीते 13 फरवरी को पटना में बाबू सोना धमकी वाले पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इसके अलावा पोस्टर में आगे लिखा है वैलेंटाइन डे, इस दिन बाबू सोना नहीं पुलवामा के शहीदों का नमन दिवस है। जी हाँ, शहर के कई इलाकों में लगाए गए धमकी वाले इन पोस्टरों के सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है। पटना पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या लोगों को डराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर हिंदू शिवसेना के नाम से लगाए गए हैं। पोस्टर में दावा किया गया है कि वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इससे समाज में अश्लीलता बढ़ती है। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि 14 फरवरी को अगर कोई बाबू सोना जैसे दिखावटी नामों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करता पाया गया तो संगठन सामाजिक और नैतिक रूप से इसका विरोध करेगा। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि पार्क, कॉलेज परिसर और सार्वजनिक जगहों पर निगरानी बढ़ाई जाए। दोस्तों, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा में बहादुरगंज और अमोर क्षेत्र से जुड़े रेड लाइट एरिया के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सदन में इस अवैध गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि ये स्थानीय समाज विशेषकर लड़कियों की शिक्षा और सम्मान को प्रभावित कर रही है। विधायक अख्तरुल ईमान ने सदन में बताया कि इस क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार के कारण कई लड़कियां स्कूल जाने से कतराती है और शर्मिंदगी महसूस करती है। उन्होंने उल्लेख किया है कि NH 327 ई के आसपास ऐसी गतिविधियां खुलेआम जारी है जो युवतियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही है। अख्तरुल ईमान ने सरकार से अपील की है कि इस समस्या पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लड़कियां बिना किसी झिझक के शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के साथ साथ पुनर्वास और जागरूकता अभियान चलाने की मांग भी की। ये मुद्दा सीमांचल क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा में रहा है, जहां बहादुरगंज जैसे इलाकों में समय समय पर पुलिस छापेमारी भी होती रही है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अख्तरुल ईमान की इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक संवेदनशील सामाजिक समस्या को विधानसभा में मंच पर उठाया है। दोस्तों, भारत की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में जानकारी जारी की है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग का काम होगा और इसके बाद जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खुद से फॉर्म भरने की सुविधा 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान लोग खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक घर घर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान गणना करने वाले हर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। पूछे जाएंगे इन सवालों का सही और स्पष्ट जवाब देना अनिवार्य होगा। सबसे पहले घर से जुड़े सवाल होंगे, जैसे मकान नंबर, मकान की स्थिति, दीवार और छत की सामग्री, घर का उपयोग और फर्श की स्थिति आदि। इसके बाद परिवार से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में रहने वाले लोगों की जानकारी, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग और जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य जैसे जानकारी ली जाएगी। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि घर अपना है या किराए का, कितने कमरे हैं और कितने विवाहित परिवार उसमें रहते हैं। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में बढ़ते अपराध, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। इस मामले में विधान परिषद का पोर्टिको शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद विधायकों और पार्षदों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। राबड़ी देवी ने सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस पुराने बयान को याद दिलाया जिसमें उन्होंने अपराधियों को 24 घंटे में सजा दिलाने की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है वो अपनी ही बात पर खड़े नहीं उतर सके, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राबड़ी देवी ने तीखे लहजे में कहा कि बिहार का कोई भी जिला अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधी को 24 घंटे में पकड़कर सजा दिलवाएंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। आज हर दिन मर्डर, लूट और बलात्कार हो रहा है, तो सम्राट चौधरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि सरकार में अपराध रोकने वाला कोई नहीं है, अपराधी बेलगाम है और आम जनता त्रस्त है। उधर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने
फुलवारी शरीफ की उस दर्दनाक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक लड़की को छत से फेंक दिया गया। सिद्दीकी ने कहा कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि जिसे ये राम राज कह रहे हैं वो असल में क्या है। अपराध की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। दोस्तों, देश में बढ़ते बिजली बिल ने कई घरों का बजट बिगाड़ रखा है। लोग हर महीने आने वाले खर्च को कम करने के नए तरीके खोजते रहते हैं। ऐसे माहौल में बहुत से लोग छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में यह एक अच्छा ऑप्शन बनकर आया है। पहले इसके लिए लंबी प्रोसेस थी, अब ये प्रोसेस और आसान हो गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे कम पैसे में घर पर सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। सरकार के इस पहल को बिहार में जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने संभाली है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सीधे राहत मिल सके। चलिए, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुविधा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इच्छुक उपभोक्ताओं को सुविधा ऐप पर अपनी सहमति देनी होगी। विभाग ने इस बारे में कहा है कि बिना डिजिटल कंसेंट के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। ऐप पर जाकर उपभोक्ता अपनी जानकारी वेरीफाई करेंगे और योजना के लिए परमिशन देंगे। परमिशन देते ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आईएमडी का अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि बिहार मौसम सेवा केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया कि राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। ये पूर्वानुमान 15 फरवरी तक के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान रात का न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। विभाग के अनुसार तापमान में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हल्की वृद्धि हो सकती है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य में मध्यम से तेज गति की हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों और खेतों में काम करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज न्यूनतम तापमान के आंकड़ों पर नजर डाले तो सबसे कम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस पूर्वी चंपारण जिले के घोरासान प्रखंड में रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम चंपारण में 8.9 डिग्री और कैमूर में 9.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स पाने का जुनून लोगों में इस कदर सिर चढ़ा हुआ है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण बिहार के मुंगेर में देखने को मिला। यहाँ कंचन देवी नाम की एक महिला को रील बनाने के शौक ने न केवल विवादों में डाल दिया बल्कि अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। महिला पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी का उल्लंघन करने और हथियार के साथ फोटो वायरल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला 7 फरवरी का बताया जा रहा है। कंचन देवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें वो अपने पति को रोज डे की बधाई देते हुए पहले गुलाब देती, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब वो मुस्कुराते हुए पति को शराब की बोतल थमा दी और गिलास में शराब परोसती नजर आती। बिहार जैसे राज्य में जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है, इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन सीधे तौर पर कानून को चुनौती देना माना गया। शराब वाली रील का विवाद थमा ही नहीं था कि महिला की एक और तस्वीर के वायरल होने से हड़कंप मच गया। इस तस्वीर में महिला एक ब्यूटी पार्लर के अंदर हाथ में पिस्टल लेकर पोज देती नजर आ रही थी। रील और फोटो के वायरल होती ही मुंगेर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और उन्हें गिरफ्तार करने की छानबीन शुरू कर दी है। सड़क निर्माण की बदलेगी व्यवस्था, अब घरों में नहीं घुसेगी पानी, बिहार विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा। जी आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान मोहल्ले में जल जमाव की समस्या को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उद्योग एवं सड़क निर्माण विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा में कहा है कि अब सड़क निर्माण के कारण आसपास के घरों में पानी भरने की समस्या नहीं होगी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में साझा की है। मंत्री ने बताया कि OPRMS फेज 3 के तहत नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत सड़क की पहली सतह को हटाकर संतुलित स्तर पर दोबारा निर्माण किया जाएगा। इससे सड़क की ऊंचाई अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ेगी और आसपास के घरों व गलियारों में वर्षों का पानी जमा नहीं हो। उन्होंने कहा कि अक्सर सड़कों की शुद्धिकरण के दौरान बार बार नई परत चढ़ा दी जाती है, जिससे सड़क का स्तर ऊंचा हो जाता है। परिणाम स्वरूप बरसात के समय पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब तकनीकी सुधारों के साथ निर्माण कार्य किया जाएगा।
दोस्तों, सीमांचल क्षेत्र के पानी में आर्सेनिक, यूरेनियम की मौजूदगी और कैंसर के मामलों पर शोध के लिए कोर ग्रुप गठित किया गया है। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को कहा कि सीमांचल क्षेत्र में पानी में आर्सेनिक और यूरेनियम की मौजूदगी तथा कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित राज्य सरकार ने इस संबंध में शोध कराने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया है। यह कोर ग्रुप इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS के राज्य कैंसर केंद्र एम्स पटना मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र और महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान के समन्वय से बनाया गया है। मंगल पांडे ने कहा कि कैंसर के मामलों पर रोक लगाने, समुचित इलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन और उपचार सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी भी स्थापित की गई है। हम स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच और जन जागरूकता पर भी जोर दे रहे हैं। तो विधानसभा में सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर विधायक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। जवाब के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। होली के बाद बिहार की लड़कियों को मिलने जा रहा है 50,000 रुपए। विभाग ने कर दिया है ऐलान, जल्द से जल्द सभी लड़कियां भर ले फॉर्म। जी हां, बिहार सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत होली के बाद राज्य के लड़कियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य कि योग्य छात्राओं को पढ़ाई में प्रोत्साहन मिलने और उनके शैक्षणिक खर्चों में मदद हो। इस योजना के तहत लाभार्थी छात्राओं को सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी, जिससे उन्हें विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना की राशि का वितरण कल्याण विभाग के माध्यम से सीधे छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय में इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। छात्रों को केवल आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि उनके खाते में भेज दी जाती है। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए बजट में पर्याप्त राशि आवंटित की है और मार्च माह में लाभार्थियों को राशि मिलने की संभावना है। योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न सत्रों की लगभग 43,000 छात्राओं को लाभ मिल चुका है। वहीं स्नातक सत्र 2021-24 तक कुल 80,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो इस योजना का हिस्सा बनने के इच्छुक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मकसद केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि यह लड़कियों के शैक्षणिक उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता देने के साथ साथ उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। सरकार का यह प्रयास है कि छात्राओं को पढ़ाई में कोई रुकावट न आए और उन्हें हर संभव प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, बिहार में नवनिर्माण अभियान की शुरुआत से पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने बयानों से राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक और उन्होंने पूर्वी चंपारण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्हें संसद में बोलने देने की वकालत की। वहीं मुजफ्फरपुर पहुंचकर राजद नेता तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। राजनीतिक जानकार इसे उनकी भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पावर हाउस चौक रोड स्थित एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि आज वोट जनहित के मुद्दों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन के नाम पर मांगे जा रहे हैं। जनता को यह तय करना है कि उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए या एक बार में पूरी मुर्गी। उन्होंने कहा कि जनसुराज की लड़ाई जनता के हित में है और आगे भी जारी रहेगी। जनता का वोट लेकर ठगा गया है और अब लोग इसे समझने लगे हैं। दोस्तों, बिहार विधान परिषद में जारी बजट सत्र के दौरान सदन में शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को महिला शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों को हो रही परेशानी का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया। उन्होंने मांग की है कि जो महिला शिक्षक है उनकी पोस्टिंग उनके गृह जिले में ही हो जाए। सदन में राबड़ी देवी ने सभापति से कहा, महिला शिक्षक जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में चली गई है, उनको उसी जिले में कर देना चाहिए जिस जिले की वो है। महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है, बाल बच्चा देखती है, घर भी देखती है। जो जिला है उसी जिले में घर के आसपास उनकी पोस्टिंग कर देनी चाहिए। इससे महिलाओं को इससे सुविधा होगी। सदन में मौजूद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर से उठाई गई मांग पर कहा कि राबड़ी देवी जो बात कह रही है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में महिला शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने स्कूलों में 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश CCL के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार कर ली है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगले 15 दिनों के भीतर इस संबंध में ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। महिला शिक्षकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि छुट्टियों के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए। शिक्षिकाओं के लिए एक और बड़ा बदलाव
मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाले वेतन को लेकर किया है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद ही शिक्षकों को एक मुश्त वेतन दिया जाता था, इससे उन्हें आर्थिक परेशानी होती थी। अब सरकार ने इसे बदलते हुए हर माह वेतन भुगतान की व्यवस्था की है। विभाग ने इस संबंध में 3 महीने पहले ही SOP जारी कर दी थी। इससे महिला कर्मचारियों को अब समय पर पैसा मिल सकेगा। दोस्तों, बिहार में राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रदेश के सभी जिले में अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड सूची से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। जांच के दौरान सामने आया है कि बांका जिले में 1,86,000 से अधिक लोग अवैध तरीके से फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे राशन कार्ड धारक जो असल में अमीर है लेकिन सालों से गरीबों की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे। इनमें लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स भरने वाले 4 पहिया लग्जरी गाड़ी वाले, कई शहरों में प्रॉपर्टी के मालिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी पदों पर कार्यरत और PM किसान सम्मान निधि योजना पाने वाले शामिल हैं। बहुत से राशन कार्ड धारकों की मृत्यु भी हो चुकी है, उनके नाम भी हटाए जाएंगे। ये लोग मुफ्त राशन के पात्र नहीं माने जाते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोग अब तक इस लाभ का फायदा उठाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1,86,000 से अधिक लोग अवैध तरीके से फ्री राशन का लाभ ले रहे थे। वहीं प्रशासन ने इन सब से 21 फरवरी तक दस्तावेज मांगे हैं, वरना राशन कार्ड सूची से उनका नाम हटा दिए जाएंगे। SDO राजकुमार ने कहा है कि निर्धारित तिथि तक जवाब नहीं मिलने पर उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा। जितने भी असली गरीब असहाय छूट गए हैं उन्हें नया राशन कार्ड बनवाकर जोड़ा जाएगा। दोस्तों, पटना के फुलवाड़ी शरीफ से अगवा डॉक्टर सर्वेश कुमार तिवारी समस्तीपुर से 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिए गए हैं। राज्य STF की टीम ने समस्तीपुर के वारिसनगर थाने के मकसूदपुर गांव से इन्हें बरामद कर लिया है। इस दौरान राज्य STF की टीम ने गृह स्वामी रविंद्र सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे STF की टीम अपने साथ लेकर पटना चली गई। बता दें कि बदमाशों ने 70 लाख की फिरौती मांगी थी। रास्ते से अपहरण के बाद जान से उन्हें मारने की धमकी दी थी, लेकिन आज उन्हें बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, पटना के फुलवाड़ी शरीफ में कोचिंग छात्रा पिंकी कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला गर्मा गया। घटना के विरोध में शुक्रवार को परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने किया, जिसमें ग्रामीण भी शामिल थे। उन्होंने मार्ग को पूरी तरह बंद कर प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रा की मौत को हत्या बताते हुए अपराधियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एम्स कोलंबर के नजदीक पटना औरंगाबाद मार्ग को बंद कर दिया था। वे लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी और फुलवाड़ी शरीफ थाना पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने और बुझाने का प्रयास किया। दोस्तों, सीमांचल के लोगों के लिए लंबे समय से लंबित जलालगढ़ किशनगंज ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना अब नई गति पकड़ रही है। सालों 2008-9 के रेल बजट में घोषित ये परियोजना 17 साल तक फाइलों में दबी रही, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे पुनर्जीवित करते हुए 2025-26 के बजट में 170 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों में नई उम्मीद जगी है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे NFR के अधीन आने वाली इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR हाल ही में अपडेट होकर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक परियोजना डीफ्रीज हो चुकी है और भूमि सर्वे सहित अन्य प्रक्रियाएं तेजी से चल रही है। पहले इस रेल लाइन की अनुमानित लागत 360 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 1,852 करोड़ रुपए हो गई है। करीब 51 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन पर कुल 8 स्टेशन प्रस्तावित है। खाताहाट, रोटा, मझोक, पोड़ाहाट, तस्लीम नगर, मझगांव, कुट्टीहाट और महीन गांव। यह रेल लाइन पूर्णिया जिले के जलालगढ़ से शुरू होकर किशनगंज तक आएगी। इसे कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के कई बाढ़ प्रभावित इलाके मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। ये लाइन चिकन नेक की रणनीति और भू राजनीति स्थिति को मजबूत करेगी। साथ ही यात्रियों और माल परिवहन दोनों में सीमांचल को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के युवाओं के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका दिया है। आयोग ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के 68 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। BTSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://btc.bihar.government.in पर आवेदन के लिए जरूरी अपडेट्स भी शेयर कर दिया है, जहां से आवेदन भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, इस पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार
उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही इंडियन डेयरी डिप्लोमा IDD वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उन्हें डेयरी क्षेत्र में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला BC EBC पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 तक के हिसाब से की जाएगी। दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को ठीक करे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सख्त कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक रहे। बिहार के डिप्टी CM और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज को लेकर जब तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि सब जवान है, वे जवान है, हम भी जवान है, सबको आगे बढ़ना चाहिए और क्या कह सकते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स प्लेटफॉर्म से पोस्ट कर प्रदेश की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। पोस्ट में लिखा है कि पटना के दानापुर में 17 वर्षीय छात्रा के संदिग्ध हालात में लाश एम्स गोलंबर के पास कोचिंग के निकट मिली। परिवार ने दुष्कर्म के बाद चौथी मंजिल से धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया। लचर सरकार के कारण बिहार में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति या पेशेवर अपराधी में अब कानून और पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को बड़ी कानूनी राहत मिली है। MP MLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हाल ही में पटना पुलिस ने 1995 से जुड़े एक पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी की थी। इसके साथ साथ 2 अन्य मामलों में भी कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इन फैसलों के बाद आज पप्पू यादव जेल से बाहर निकल गए हैं। तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद अब वो जेल से बाहर निकल गए हैं। उनकी टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सत्य में जयते, सभी मुकदमों में जमानत हो गई है। सांसद पप्पू यादव जी जेल से बाहर निकल गए। वो न्याय इंसाफ के लिए सदैव लड़ेंगे। नाइंसाफी अन्याय को बर्दाश्त न किया है और ना ही वो करेंगे। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को यह राहत पहले भी मिल सकती थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट को बार बार बम से उड़ाने की धमकियों के चलते अदालत का कामकाज प्रभावित हो रहा था। कई दिनों तक सुनवाई ठीक से नहीं हो सकी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पप्पू यादव की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं।